नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हमारे समाज के उस चेहरे को दर्शाती है जो कि हमेशा से ही पुरुषों के अधिकारों की अनदेखी करता आया है। अगर किसी औरत के साथ कुछ गलत होता है तो उसके साथ औरतें भी खड़ी हो जाती हैं, आदमी भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी पुरुष के साथ गलत होता है तो उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता, बल्कि सभी लोग उस पर हंसते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा समाज अब ऐसा ही हो चुका है। किसी महिला के दर्द को सभी लोग समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुरुष के दर्द को कोई समझने की कोशिश नहीं करता। अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत पर अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया और 3 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। इसमें निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग और चाचा सुशील सिंघानिया के नाम होते हैं। अतुल आत्महत्या कर लेते हैं और उसका जो भाई है, उसकी पत्नी, उसकी सास, उसके साले और चाचा के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाता है। सभी लोग घर से भाग जाते हैं। काफ़ी दिनों की तलाश के बाद बेंगलुरु पुलिस अतुल की सास, पत्नी और साले को गिरफ्तार करती है। निकिता को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया जाता है। निकिता की मां और भाई अनुराग को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया जाता है और इसके बाद तीनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है। यहाँ से कि कोर्ट इन तीनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज देती है। दरअसल अतुल 9 दिसंबर को दक्षिणी पूर्वी बेंगलुरु में उसके घर पर फंदे से लटकता हुआ मिला था। उसने मरने से पहले एक वीडियो बनाई थी और अपने हाथों से एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें कि उसने बताया था कि उससे अलग रह रही पत्नी और उसके ससुराल वाले उस पर झूठे मुकदमे डालकर उसका लगातार उत्पीड़न कर रहे थे और उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे थे। और इसी वीडियो और सुसाइड लेटर को प्रूफ मानते हुए मराठा हली पुलिस निकिता और उसके परिवार वालों को अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने के केस में गिरफ्तार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सारे मामले के बारे में सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोर्ट में अतुल की पेशी हो रही थी। अतुल जज से कहता है कि एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केसों की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। और इसी बीच उसकी पत्नी निकिता कहती है कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। और इस बात पर कोर्ट में बैठी हुई जज ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि मुझे मालूम है कि ये केस झूठे ही होते हैं, लेकिन तुम झूठ सच के बारे में मत सोचो, तुम अपने परिवार के बारे में सोचो और ये सोचो कि केस को कैसे सेटल किया जाए। मैं केस को सेटल करवा दूंगी और इसके लिए मैं 5 लाख रुपया लूँगी। ये कहना था कोर्ट में बैठी हुई जज का। और ये सारी बात 34 साल के अतुल सुभाष ने अपने लास्ट वीडियो में बताई थी। और सुसाइड करने से पहले अतुल ने देश के जस्टिस सिस्टम और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस पर कई सवाल उठाए थे। बिहार का रहने वाला अतुल सुभाष बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता था। अतुल के अलावा उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई है। अतुल मरने से पहले एक वीडियो बनाता है और उसमें कहता है कि मेरे लिए मर जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपने ही दुश्मन को और भी ज़्यादा ताकतवर बना रहा हूँ। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे अनगिनत लोगों को परेशान करेगा। दरअसल अतुल ने मरने से पहले 2 घंटे का एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो को उसने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया था। इसमें अतुल ने समाज के एक कठोर चेहरे को उजागर करने की कोशिश की थी। समाज का एक ऐसा चेहरा जो कि पुरुषों के अधिकारों के बारे में मौन बैठा हुआ है। अतुल वीडियो में कहता है, मैं अपनी पत्नी को हर महीने 40,000 रुपया मेंटेनेंस दे रहा हूँ, लेकिन इतने पैसे लेने के बावजूद भी पत्नी बच्चे को मेरे से दूर रखती है। अतुल की पत्नी अतुल को उसके बेटे से मिलने भी नहीं देती थी और ना ही कभी उससे बात करवाती थी। निकिता अतुल से केस सेटल करने के लिए पहले तो 1 करोड़ रुपए की डिमांड करती रही, लेकिन उसने कुछ देर बाद इस राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया। और अतुल ने जब इस नाजायज़ डिमांड के बारे में फैमिली कोर्ट के जज को बताया
तो जज ने भी पत्नी का साथ दिया। अतुल ने जज पर भी मरने से पहले कई इल्ज़ाम लगाए थे। अतुल कहता है कि नीति कौशिक कोर्ट में शरेआम करप्शन करती है और लोगों से 500 से 1000 रुपया लेकर उनके मन मुताबिक केस की तारीख डाल देती है। जज रिश्वत लेकर फैसला करती है और वो अतुल पर लगे हुए केस को टालने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रही थी। अतुल वीडियो में ये भी बताता है कि जब उसने इस बात को लेकर अपनी सास से बात की तो सास ने कहा, तुमने अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया, तुम्हें भी कर लेना चाहिए था। तो अतुल उसको कहता है कि अगर मैं मर गया तो आप लोगों को इतने पैसे कौन देगा। तो सास ने कहा कि तुम्हारे मर जाने के बाद हम पैसे जो हैं तुम्हारे बाप से ले लेंगे। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वैसे भी वो तुम्हारी पत्नी निकिता की हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तो अब बूढ़े हो चुके हैं और वो जल्दी ही मर जाएंगे। अतुल अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों की बातों से लगातार टॉर्चर हो रहा था। उसके पास मरने के सिवा कोई भी चारा नहीं रह गया था। अतुल अपनी आखिरी इच्छा बताते हुए वीडियो में कहता है कि मेरे केस की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। मेरी पत्नी मेरी डेड बॉडी को हाथ भी ना लगा पाए और जब तक मुझे मेंटली टॉर्चर करने वालों को सज़ा न मिले, मेरी अस्थियों को गंगा में ना बहाया जाए और यदि करप्शन करने वाली जज को, मेरी पत्नी को और उसके परिवार वालों को कोर्ट बरी कर देता है तो फिर मेरी हड्डियां इस अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दी जाएं। अतुल अपनी पत्नी और उसके घर वालों के झूठे इल्ज़ामों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जा चुका था। उसे इंसाफ की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि पत्नी लगातार उस पर झूठे केस डालती जा रही थी और अतुल अपने आप को बेगुनाह साबित करते करते थक चुका था। कोर्ट के अनगिनत चक्कर लगाने के बाद वो ज़िंदगी से हार चुका था। हमारे समाज में जो कानून बने हैं वो सिर्फ औरतों के लिए बने हैं। शादी के बाद पति पत्नी में अगर किसी और वजह से भी झगड़ा हो जाता है या कोई भी बात हो जाती है तो इन सब के लिए कोई अलग अलग कानून नहीं बने हैं। पत्नी अपने पति को सबक सिखाने के लिए उस पर झूठा ही दहेज प्रताड़ना के तहत मुकदमा दर्ज करवा देती है और महिला को इसके लिए कोई भी प्रूफ नहीं देना पड़ता, जबकि केस दर्ज होने के बाद पुरुष को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है और उसको सबूत देने पड़ते हैं कि उसने दहेज नहीं मांगा था, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पत्नी अपने पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए ही धारा 498 का सहारा लेती है। एक बार तो कोलकाता हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि धारा 498 का दुरुपयोग महिलाएं कर रही हैं। अतुल की पत्नी ने अतुल पर झूठा ही दहेज का केस दर्ज करवाया था, साथ ही अतुल पर अननेचुरल सेक्स का भी केस दर्ज करवाया था, यानी कि निकिता के अनुसार उसका पति उसके साथ अननेचुरल सेक्स करता था। अननेचुरल सेक्स को भी कानून में अपराध माना जाता है और इसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। पत्नी अपने पति पर रेप का आरोप नहीं लगा सकती थी, क्योंकि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। पति पत्नी के बीच संबंध बनते हैं, अपराध की श्रेणी में ये नहीं आता। इसलिए कई बार झूठे ही सेक्स के आरोप लगाए जाते हैं ताकि पति को परेशान किया जा सके। जबकि अपनी लास्ट वीडियो में अतुल यही कहता है कि अप्राकृतिक सेक्स तो दूर, उसकी अपनी पत्नी के साथ प्राकृतिक सेक्स किए ही 6-6 महीने हो जाते थे। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, इस वजह से दोनों आपस में संबंध नहीं बनाते थे। 6-6 महीने बीत जाते थे। अतुल की पत्नी ने जब अतुल पर केस किया था उसके बाद से आज तक 3 साल में अतुल को तकरीबन 120 बार कोर्ट में बुलाया गया था। 40 बार उसकी जज के सामने पेशी भी हुई थी। अतुल अपनी वीडियो में ये बताता है कि सुलह करवाने वाले फैमिली कोर्ट में कानून के अनुसार काम नहीं होता, बल्कि यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट के नियम भी नहीं माने जाते। उसे बेंगलुरु से 40 बार जौनपुर जाना पड़ा था और उसकी पत्नी उस पर नए नए केस दर्ज करवाती रहती थी। वो इतना ज़्यादा थक चुका था। इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी उसको न्याय की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। केस ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि कोर्ट में उसके केस की तारीखें ही पड़ती जा रही थी। अतुल पर भारी भरकम मेंटेनेंस लगाकर उसको परेशान किया जा रहा था। हिंदू मैरिज एक्ट में 1995
के तहत गुजारा भत्ता दो तरह का निर्धारित किया गया है। एक तो होता है अंतरिम गुजारा भत्ता। जब मामला कोर्ट में चलता है उस दौरान जो गुजारा भत्ता तय किया जाता है उसको अंतरिम गुजारा भत्ता कहते हैं। जैसे कोई तलाक का केस यदि कोर्ट में चल जाता है तो उसका अंतिम फैसला आने तक कोर्ट एक धनराशि तय कर देता है। जब तक मुकदमा चलता रहता है पति को वो तय रकम पत्नी को गुजारे भत्ते के रूप में देनी होती है। उसके बाद शुरू हो जाता है परमानेंट गुजारा भत्ता। जब बात तलाक तक अंतिम रूप में पहुंच जाती है उसके बाद कोर्ट तय करता है कि एक निश्चित राशि पति अपनी पत्नी को देता रहेगा जब तक कि पत्नी दोबारा शादी न कर ले। अब कितना मेंटेनेंस पत्नी को देना पड़ेगा ये कोर्ट तय करता है और कोर्ट ये व्यक्ति की आमदनी के अनुसार तय करता है। आदमी की संपत्ति और उसके बाकी के खर्चों के हिसाब से कोर्ट ये तय करता है कि उसको कितना मेंटेनेंस अपनी पत्नी को हर महीने देना पड़ेगा। और अतुल को हर महीने 80,000 रुपया अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए कहा गया था, जो कि बहुत ज़्यादा था। अतुल तभी तो कहता था कि क्या मैं सारी उम्र इन लोगों के लिए ही कमाता रहूँगा। अतुल मानसिक रूप से परेशान हो चुका था, लेकिन वो डिप्रेशन में नहीं गया था, बल्कि पूरे होशो हवास में उसने जो भी कदम उठाया था वो उसने पूरे होशो हवास में उठाया था। और सुसाइड करके वो समाज को आईना दिखाना चाहता था। अतुल ने सुसाइड से पहले अपना एक वीडियो और एक सुसाइड नोट इंडिया फैमिली फाउंडेशन के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा था। अतुल इस एनजीओ के सीनियर मेंबर थे और पिछले कुछ सालों से ही इस एनजीओ से जुड़े थे। दरअसल ये एनजीओ जो है वो पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करती है। अतुल रात को तकरीबन 1 बजे गुड बाय का मैसेज लिखकर इस एनजीओ पर भेजते हैं। वो एनजीओ को सभी वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और सुसाइड नोट भी भेज देता है। सुसाइड नोट के हर पन्ने पर जस्टिस इज़ ड्यू लिखा था। एनजीओ वाले मैसेज देखकर घबरा जाते हैं और फ़ौरन से अतुल के घर की तरफ जाते हैं। लेकिन जब तक वो अतुल के घर तक पहुंचते हैं तब तक अतुल सुसाइड कर चुका था। अतुल एनजीओ का एक सीनियर मेंबर था। अतुल पुरुषों की दिक्कतों के बारे में एनजीओ में बातें करता था, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उसने एनजीओ को कुछ ज़्यादा नहीं बताया था। लेकिन उसके कुछ देर बाद जब सीनियर काउंसलरों ने अतुल की काउंसलिंग की तो उसके बाद अतुल ने थोड़ा बहुत अपने बारे में बताया था। उसने यही कहा था कि उसके ऊपर एक के बाद एक झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। उसकी सास और उसकी पत्नी उसको अब उसके बच्चों से भी मिलने नहीं देती। अतुल अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों के व्यवहार से परेशान ज़रूर था, लेकिन वो डिप्रेशन में नहीं गया था, बल्कि वो एक हीरो की तरह मरना चाहता था ताकि उसके मरने से समाज की आंखें खुल सकें और समाज में एक बदलाव हो सके। वो पुरुषों के खिलाफ हो रहे अन्याय का मुद्दा समाज में उठाना चाहता था। वो देश को बताना चाहता था कि देश में जो महिलाओं के हित के लिए कानून बने हैं उनका धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है। आप खुद सोचिए, एक एनजीओ का सीनियर मेंबर जो कि पुरुषों के लिए, पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाली एनजीओ थी, उसको ही सुसाइड करने की नौबत आन पड़ती है, तो आम आदमी की हालत क्या होती होगी जब उसकी पत्नी उस पर इस तरह के झूठे आरोप लगाकर उसको कोर्ट में परेशान करती होगी। बहरहाल जो भी हो, एक माँ बाप का बेटा इस दुनिया से जा चुका है। अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना को ना सहते हुए अतुल फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है और उसके बाद उसकी पत्नी निकिता और उसके परिवार वाले भाग जाते हैं। उनकी काफ़ी दिनों तक तलाश की जाती है और बड़ी मशक्क़त के बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और अब उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।